आपको ये समझ में आ रहा होगा, देख रहे हो, ये बेसिकली होता है हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मेरे ऊपर होना चाहिए, मतलब आपके मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए, ताकि एक एक कंसेप्ट बच्चा मैं आपके दिमाग में पूरी तरीके से बिल्ड कर सकूं। दी पेपर, ठीक है, एंड दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलो दी पेपर। सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, रेडी प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करोगे। बच्चों क्यों जरूर वॉच आउट करोगे, क्योंकि इस चैनल पे बच्चा आपका थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट्स करने के लिए। चलो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज का आपका 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये चैप्टर्स आप जो थंबनेल क्लिक करके बच्चा यहाँ पे आओ ना, ऐसा सिखा के दूंगा ना इस चैप्टर को कि आप कभी नहीं भूलोगे, अगर एक बार आपने इस सचिन सर से पढ़ लिया तो। लेकिन इसके लिए आपका ध्यान बिल्कुल मेरे ऊपर होना चाहिए, मतलब आपके मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए, ताकि एक एक कंसेप्ट बच्चा मैं आपके दिमाग में पूरी तरीके से बिल्ड कर सकूं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते। दैट इज आवर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर्स में बच्चा है क्या, इस चैप्टर्स में ना आपको केमिस्ट्री के बारे में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज दिया गया है, मतलब कट टू कट नॉलेज। मतलब अगर आपने एक बार इस चैप्टर्स को देख लिया ना, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक चीजें होती है, जैसे आपको आईयूपीएसी नहीं आता है, कार्बन क्या होता है, जैसे छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में या फिर आपके पढ़ते टाइम बहुत सारी डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, तो इस चैप्टर्स को अगर आपने देख लिया ना बच्चा, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 101% समझ में आने लगेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और शुरू करते हैं पहले टॉपिक से अपना, कि हमें पहला ही पढ़ना है कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पहले आपको पता तो होना चाहिए कि एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो मैं यहाँ पे पहले फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई थिंक ये सारे बच्चों को पता होगा कि स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ कार्बन एटम, स्टडी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, स्टडी ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, लेकिन अगर आपने कार्बन की स्टडी की तो बच्चा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कुछ नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको कोई डिफाइन करने के लिए बोलता है तो आप क्या बोलोगे, जस्ट इजी लैंग्वेज में, स्टडी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, यू आर राइट। चलो अब देखते फटाफट इंट्रोडक्शन, कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो बच्चा आपको पता होगा कि कार्बन के बारे में आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी होती है टू फॉर्म अ जाइंट स्ट्रक्चर्स, मतलब कार्बन बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन कार्बन के पास बच्चा ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जाइंट स्ट्रक्चर, मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि कार्बन हैव अ एबिलिटी। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि कार्बन, ध्यान से सुना, कार्बन हैव एबिलिटी, एबिलिटी टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म जाइंट स्ट्रक्चर, जाइंट स्ट्रक्चर्स। कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जाइंट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है। कैसे, आपको पता होगा कि जो मीथेन होता है बच्चा, यस यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, ठीक है, कि जो आपका मीथेन होता है, मीथेन में कितने कार्बन होते हैं बताओ, मीथेन में कितने कार्बन होते हैं, यस मीथेन में सर एक कार्बन होता है। तो मीथेन के एक कार्बन से ये फॉर्म कर सकता है हमारे जो डीएनए होते हैं। डीएनए में कितना कार्बन होता है, डीएनए में बच्चा बिलियंस ऑफ कार्बन एटम होते हैं। कितने कार्बन एटम होते हैं, बिलियंस ऑफ कार्बन एटम। सोचो ये इतना बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, मतलब एक कार्बन एटम का ये मीथेन भी फाइंड आउट कर सकता है, और ये बिलियन कार्बन एटम आपस में ज्वाइन करके डीएनए भी बना सकता है। डीएनए इज नथिंग बट व्हाट, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, देख रहे हो, ये बेसिकली होता है हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसी डीएनए के अंदर कई बिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं बच्चा, बनाते हैं। ठीक है, चलो तो ये चीजें हो गई कि ये एक कार्बन मीथेन से रनिंग कर सकता है, कहां से, बिलियंस ऑफ कार्बन एटम ये फॉर्म कर सकता है हमारे डीएनए के अंदर। इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये कैसा तो हमारा जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है जो कार्बन होता है। उसके बाद आते हैं और भी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, क्या पता होगा, कि जो कार्बन केमिस्ट्री है वो और कहाँ कहाँ यूज होता है, तो वो हमारे यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। कहाँ यूज होता है, कार्बन, कार्बन इज यूज्ड इन
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, यूज होता है। यस, और क्या बता सकते हो अगर मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में पूछूं? यस, आपने और कहा केमिस्ट्री यूज होती हुई देखिए। यस, मेडिसिनल जो इंडस्ट्री होती है, लाइक जो मेडिसिन होता है उसमें भी तो आपके कार्बन कंपाउंड्स यूज होते हैं। यस, यू आर राइट। तो मेडिसिनल इंडस्ट्री में हमारे कार्बन कंपाउंड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स इज ऑल्सो यूज्ड इन, is also used in medicinal industry, इंडस्ट्री। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई रहेंगी कि कार्बन को आप कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में देख सकते हो। आपको भी पता है ये ड्रग में यूज होता है, डाइंग में यूज होता है, मतलब कपड़ा जो कपड़े हम कलरिंग करते हैं उस इंडस्ट्री में भी क्या, उस इंडस्ट्री में भी बच्चा आपका कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यूज होता है। आपकी पॉलीमर्स इंडस्ट्री पता है, जिससे आपके प्लास्टिक्स, ये सारी चीजें। ठीक है, जो भी चीजें आप देख रहे हो दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये सब के सब कार्बन है। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन तो आपके लिए इनफ है कि आप समझ जाओगे कि एक्चुअली कार्बन एटम हमारा यूज कहाँ होता है। और कार्बन एटम की जब इतने सारी यूज हैं तो इस चैप्टर्स को पढ़ना तो बनता है ना बॉस। चलो, तो आपको बहुत ही शॉर्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि स्टडी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन एटम हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके पास एबिलिटी है टू फॉर्म अ जाइंट स्ट्रक्चर। जैसे आप एक कार्बन का मीथेन देख सकते हो या बिलियन कार्बन एटम का डीएनए देख सकते हो। उसके बाद हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, हमारे मेडिसिनल इंडस्ट्री में यूज होता है, हमारे पॉलीमर्स इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी जगहों पे हम कार्बन मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं बच्चा, यूज करते हैं। चलो बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। आई थिंक इतना सारे बच्चों को अगर समझ में आया होगा तो बच्चा आपका एक प्यारा सा लाइक इस चैनल पे जरूर कर देना, और अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलना। ओके, लेट्स start with the next topic, that is structural representation of organic molecules। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। सो हम दो तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, हम दो तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते हैं। पहला हम करेंगे डैश स्ट्रक्चर्स, डैश स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पहला हम जो रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं बच्चा, वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं, डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यस, ओके। पहला हम जो रिप्रेजेंटेशन देने वाले वो कैसा रिप्रेजेंटेशन देने वाले, डैश रिप्रेजेंट। जैसे कि देखो, अगर आपको CH4 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे मुझे CH4 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम इसको डैश में कैसे दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से, C डैश H डैश C डैश H डैश। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये देखो, आप जो स्ट्रक्चर्स को अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दिए हो इसी को तो बोलते हैं डैश रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे जो डैश होता है बच्चा, मैं यहाँ पे लिख दूं, जो आपका डैश होता है, डैश इज नथिंग बट व्हाट, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, तो डैश, डैश इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, डैश हमारा क्या है, एक टाइप का कोवलेंट बॉन्डिंग है, किसके किसके बीच का है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और जो कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है ना बच्चा, वो बनती है म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग समझते हो, मैं भी आपको बताता हूं कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से। अब आप बोलो कि सर ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है, तो ध्यान से देखना। देखो, कार्बन के पास अपने जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, आप सभी को पता है। यस, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं बच्चा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, और ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और दोनों के म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बन जाता है, बॉन्ड बनता है। इसी को तो बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, कोवलेंट बॉन्डिंग। आई थिंक सबको डैश स्ट्रक्चर समझा, यस सर समझा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की तरफ, दैट इज आवर सेकंड वन है लुईस स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इसको, लुईस स्ट्रक्चर्स। अब देख लेते हैं फटाफट लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा, लुईस स्ट्रक्चर्स आपका क्या होता है। ठीक है, भूलिएगा मत, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होता है। अब लुईस स्ट्रक्चर्स में बच्चा होता है इलेक्ट्रॉन।
लुईस स्ट्रक्चर्स में क्या दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। जो आपका डैश है ना जिसमें आप दिखा रहे हो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है, बस उसी को ना आपको इलेक्ट्रॉनों से रिप्रेजेंटेशन करना होता है। रुको मैं बताता हूँ यहाँ पे, बस आपका ध्यान बिल्कुल मेरे तरफ दीजिए। ओके देखो, आपने क्या दिखाया था, CH4 में डैश डैश दिखाया था, तो अब आपको बिल्कुल इस तरीके से दिखाना है, इसके इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से दिखाना है। ठीक है, तो यही तो है आपका, क्या बोलते हैं इसको, लुईस स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इसी को, लुईस स्ट्रक्चर्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहेगा कि लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनों की तरीके से इसको दिखाओगे, ठीक है, तो देखो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही तो बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं। जैसे मान लो आपको ये दिखाना है CH, एक मिनट, देखो मान लो आपने ये एक डैश स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, मान लो आपने ये एक डैश स्ट्रक्चर दिखाया दो कार्बन का, ठीक है, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे तीन हाइड्रोजन। अगर मान लो आपको उसका लुईस स्ट्रक्चर्स दिखाना है, तो कैसे लुईस स्ट्रक्चर्स दिखाओगे, यस मैं आपको बताता हूँ। देखो कार्बन लिया, एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे मैं कितने इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अगेन एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वापस से बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। वापस से कार्बन है, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन। सो दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट व्हाट, इसी को तो हम लोग बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को लेविस स्ट्रक्चर्स। याद रहेगा सबको, यस सबको याद रहेगा। चलो बहुत ही बढ़िया, आपको ये समझ में आया कि डैश स्ट्रक्चर्स और लेविस स्ट्रक्चर्स क्या होता है। सो अब यहाँ पे डेफिनेशंस क्या बन के आता है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है यहाँ पे डेफिनेशंस क्या बन के आता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, यस लुईस स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, सबको समझ में आया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लुईस स्ट्रक्चर्स। यस सबको समझ में, आप सब लोग ये चीजें कर लोगे। यस आई थिंक अब सारे बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन ये कैसे लगा रहे हो। अगर आपको इसके बारे में भी नॉलेज चाहिए तो बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्डिंग कैसे यूज की जाती है। जैसे एक कार्बन के साथ में 3 ही हाइड्रोजन क्यों लिया, मैंने 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो रुको पहले मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनो। आपको अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी है तो कैसे करोगे, ये चीजें आप बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। देखो आपको पता है एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है, एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4। इसका मतलब उसके पास 4 लोग ही कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके पास कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं बच्चा, यस 4 लोग ही कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखो कार्बन और क्योंकि जो कार्बन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग सेम होती है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन ना बहुत ही अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं एज कंपेयर टू अदर अदर एलिमेंट। ठीक है, ये चीज तो अपने दिमाग में याद रखना। जैसे मुझे कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी, मान लो मेरे पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, यस 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और अगर मान लो सर मेरे पास ना 2 कार्बन आ गया, तो कभी भी 2 कार्बन आ जाएगा ना, तो कार्बन टू कार्बन के बीच में क्या लगाओगे, बॉन्ड लगाओगे। बॉन्ड लगा दिया, अब बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब देखो इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो स्टिल कितना रिमेनिंग, कितना चाहिए इसको, 3 चाहिए, तभी तो 4 होगा। तो 3 क्या लगाओगे, हाइड्रोजन लगाओगे। इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 3, तो 3 क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। इतने पे भी नहीं समझा, रुको एक और एग्जांपल करा देता हूं आपको। मान लो आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, देखो एक तो मैं पहले से ही वैलेंसी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो मान लो आपके पास कुछ ऐसे कार्बन आ गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमेशा कार्बन टू कार्बन के बीच में क्या लगाओगे, बॉन्ड लगाओगे। बॉन्ड लगाने के बाद पहले कार्बन की मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। तो इस कार्बन के पास में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितने की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। इस कार्बन पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन है। इस कार्बन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 होने के लिए 3। इस कार्बन के पास में भी बॉन्ड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है ऑलरेडी, तो इसको भी कितना चाहिए, 3 चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इस कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, यस 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस होने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, यस 1 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक सारे बच्चों को बैलेंसी आ चुकी है। चलो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखेंगे
दैट इज कंडेंस फॉर्मूला। क्या होता है कंडेंस फॉर्मूला? कंडेंस मतलब आप इस बात से ही समझ रहे होगे कि अगर मैं किसी चीज को छोटा कर दूं, ठीक है, स्मॉल कर दूं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा? कंडेंस फॉर्मूला। इसी को तो बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंडेंस फॉर्मूला। ये लिखने के पहले मैं स्टार्ट करता हूं पहले कुछ ये एग्जांपल्स, ठीक है? कैसे एग्जांपल, ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ लाइक CH4 का, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CH4 का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, मतलब इसके बॉन्ड को अगर मैं हाइड कर दूं, कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरीके से लिख दूं, सो इसी को बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगा इसका? डेफिनेशंस क्या हो जाएगा बताओ? इफ इफ हाइडिंग ऑफ if hiding of if hiding sum of covalent bond if hiding sum of sum of covalent bond, ठीक है, अगर आप कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करते हो, हाइड करते हो, सो जो भी स्ट्रक्चर्स बनेगा उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे मैं और तुम्हें एक एग्जांपल लेके कराता हूं, यहाँ पे पहले ध्यान से देखना एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल लिए लाइक CH CH, ठीक है, आपको पता है ये एक्सपांडेड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? एक्सपांडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाऊं तो ये कैसे बनेगा कंडेंस फॉर्मूला? यस, देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको हाइड करूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करूंगा? हाइड। जैसे यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है, ये क्या है? कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो मैं क्या लिखूंगा? CH2। ये कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो मैं क्या लिखूंगा? CH3। सो दैट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडेंस फॉर्मूला ऑफ द एक्सपांडेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलो, एक और मैं तुम्हें एक लास्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ, थर्ड। थर्ड में मैं एक और एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कुछ इस तरीके का जो आपको बहुत ज्यादा यूज में आ सकता है। ओके, कैसे देखना, अगर आपको मान लो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स मिलता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स मिलता है, जहां पे आपको जहां पे आपको क्या पता चल रहा है कि देखो ये CH3 ये साइड है और ये CH3 ये साइड है, तो दोनों दूर दूर है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? CH3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? CH3, और बीच में क्या है? बीच में देखो एक कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन और सेम दूसरे कार्बन के पास में भी 2 हाइड्रोजन है, तो आप इसको ना डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो? कंडेंस, मतलब हमें छोटा करना है, तो मैं CH2 कितने टाइम लिख दूंगा? 2 टाइम। दैट इज द कंडेंस फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? यस, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। आई थिंक आपको कंडेंस फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इतने पर भी नहीं समझ में आए तो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, लास्ट एग्जांपल लूंगा, ये वाला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे एक क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ इस तरीके का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक, चलो एक क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया? एक क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पे अगेन मैंने क्या ले लिया? CH3 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको कंडेंस फॉर्मूले में लिखूंगा। देखो यहाँ पे क्या था? CH3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? CH3। सेम यहाँ पे भी CH3, तो मैं क्या लिख दूंगा? CH3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे CH कितने टाइम है? 2 टाइम है। CH कितने टाइम है? 2 टाइम। तो देखो यहाँ पे मैंने CH का कितना टाइम लिख दिया? 2 टाइम। और इसी CH के साथ में ना 2 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो मैं Cl का कितना लिख दूंगा? Cl भी हमारे कितना, ब्रैकेट में करके लिखोगे, 2 टाइम। Cl भी आपका कितने टाइम है? 2 टाइम। Cl भी आपका कितने टाइम है? 2 टाइम। तो दैट इज द कंडेंस फॉर्मूला। ये आपका क्या हो जाएगा? कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। आई थिंक सारे बच्चों को यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला अब समझ में आ गया रहेगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और जिगजैग फॉर्मूला। अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और जिगजैग फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने कोई चीज, टेढ़ी मेढ़ी चीज देखी हो, उसी को बस तो बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और जिगजैग फॉर्मूला, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा, अगर आपको ये वीडियो समझ रहा होगा ना, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को तो लाइक करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और जिगजैग फॉर्मूला क्या होता है। अब ध्यान सुनना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और जिगजैग फॉर्मूला को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ना मुझे सर्टेन रूल्स लगेंगे जो आपको बताने। आपका ध्यान है बिल्कुल यहाँ पे। यस, स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या बोलता है कि इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स द सिंबल ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम और नॉट रिटन। ध्यान से सुनना, जब मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिखाऊंगा, जैसे आपने देखा है शेयर मार्केट ऊपर नीचे करता है ना, या फिर हमारे हार्ट बीट का वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो हार्ट बीट ऊपर नीचे करता है ना, कुछ उसी तरीके से हमें बॉन्ड लाइन या फिर जिगजैग फॉर्मूला दिखाना है। अब उसमें क्या होता है, अब आपको ना बस लाइन ही दिखानी होती, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाना होता। दूसरा पॉइंट क्या है? टर्मिनल ऑफ द जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट द मिथाइल ग्रुप।
अब मान लो ये कोई बॉन्ड है, कोई बॉन्ड है ये, तो जो टर्मिनल कार्बन एटम होगा ना उसको तुम लोग मिथाइल बोलते हो, या फिर ये कोई भी हो सकता है, ये टर्मिनल हो सकता है, या उसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन या मिथाइल बोलते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, जहां पे इंटरसेक्शन होगा, बोलोगे सर ये इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो इस तरीके से सबको दिख रहा है इंटरसेक्शन, जहां पे अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है बीच में, तो यहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन। नहीं समझा सर, मुझे अच्छे से बताओ। द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन डिनोट द कार्बन एटम। सर मुझे नहीं समझा, आप ना थोड़ा सा और अच्छे से बताइए, एग्जाम्पल लेके बताइए, रुको एग्जाम्पल में ले रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स है, लाइक CH3, CH2, CH3। अब मैंने बोला बच्चा इसको ना बॉन्ड लाइन या जिगजैग में करके दिखा मुझे, तो आप क्या करोगे, देखो कि आपको कैसे करना है। तीन कार्बन है तो देखो एक, दो, तीन। कैसे पता चला मुझे, देखो मैंने आपको क्या बोला था, टर्मिनल में कार्बन होता है, जहां पे इंटरसेप्ट होने वाला है तो वहां पे भी क्या होता है, कार्बन होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन। तो ये तीन कार्बन का क्या हो गया आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आई थिंक सबको समझ में आया रहेगा, नहीं समझ में आया एक बार और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। पहले छोटे छोटे एग्जांपल ले लेता हूँ, बाद में आपके लिए बड़े बड़े एग्जांपल लूंगा, ठीक है। चलो, आई थिंक सबको समझ में आएगा ये इंटरसेप्ट्स। इसका जिगजैग कैसे बनाओगे, बॉन्ड लेंथ देखो, एक दो तीन चार, चार चार कार्बन है तो देखो एक, दो, तीन, चार, देखो एक, दो, तीन, चार। यही हो गया आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या हो गया आपका बॉन्ड। और भी अगर आपको एग्जांपल चाहिए कि सर मुझे ना एक थर्ड नंबर का एक और एग्जांपल छोटा सा करा दीजिए, जो थोड़ा सा हार्ड लगे, थोड़ा सा मुझे समझ में आए, ठीक है। यस, तो मैं रेडी हूं यहाँ पे, करा देता हूँ आपको, बस आपका ध्यान बिल्कुल मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, पहले एक, दो, तीन, चार, पहले चार कार्बन कर दो, एक, दो, तीन, चार। अब ध्यान से देखो, जो आपका दूसरा कार्बन है उसके ऊपर एक और कार्बन लगाए, एक कार्बन लगाए, बस एक। तो देखो जो मेरा ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये देखो इस पे मैं एक कार्बन और लगा दूंगा, मतलब ऐसा कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो जो टर्मिनल कार्बन, जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा कार्बन होता है, ये आप सबको पता है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर। मान लो, मान लो अगर कुछ ऐसा आ जाता, थर्ड, एक पेज ही ले लेता हूं मैं। मान लो अगर कुछ ऐसा आ जाता, CH3, 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 CH3। तो एक, दो, तीन, पहले तीन कार्बन आप ड्रॉ कर दो, तीन कार्बन ड्रॉ कर दिया सर। अब दूसरे कार्बन पे बच्चा, एक ऊपर भी कार्बन एक नीचे भी कार्बन, तो एक आप ऊपर भी कार्बन लगा सकते हैं, एक आप नीचे भी कार्बन लगा सकते हो। दिस इज द बॉन्ड लाइन या फिर जिगजैग फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहा तो, ठीक है, उसका भी मैं एग्जांपल बता देता हूं। कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहा, जैसे कि आप बोलोगे सर CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे लग गया आपका फंक्शनल ग्रुप OH, तो आप इसको बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाओगे, आप तो फंक्शनल ग्रुप का मुझे बताए नहीं हो। यस, इसका भी देखो क्या होता है। मान लो आपके पास तीन कार्बन है, तो पहले एक, दो, तीन, तीन कार्बन का आप बॉन्ड बना दोगे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के पहले क्या है, डैश, फंक्शनल ग्रुप के पहले क्या है, बॉन्ड। तो देखो फंक्शनल ग्रुप के पहले अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड बनाओगे, और OH का OH यहाँ पे क्या कर दोगे, लिख दोगे। तो यहाँ पे एक, दो, तीन कार्बन, और ये OH उस कार्बन से क्या है बच्चा, जुड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया सर, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का ये हमारा लास्ट एग्जांपल रहेगा, और ये हमारा क्लोरीन। पहले काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। अब क्या है, 4 कार्बन के बाद क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन लगा हुआ है किससे, बॉन्ड से। तो पहले बॉन्ड लगाओगे, उसके बाद फिर क्या लगाओगे, क्लोरीन लगाओगे। सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है, ठीक है, आगे बढ़ू, ओके। नेक्स्ट है, भाई क्वेश्चंस देना जरूरी था क्या, अभी से क्वेश्चन देके बच्चों को डरा रहे हो। पर हम डरेंगे नहीं। हम क्यों नहीं डरेंगे, क्योंकि हम इसको बहुत ही आसानी से करने वाले, ठीक है। कैसे करने वाले हैं, बस आप यहाँ पे थोड़ा सा मेरा साथ दोगे तो हम कर लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए और हम इस को पूरा कर लेंगे। चलो, आपको पहले क्या बनाना है, यस क्वेश्चन से हमारा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमें पहले बनाना है ये कहाँ गया, ठीक है, डैश फॉर्मूला, कंडेंस फार्मूला बी, ठीक है। ऐसा ये कॉलम रहने ही दो, मतलब इसमें कुछ काम का नहीं है ये। हम डायरेक्टली सीखेंगे कि कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाते हैं, ओके। चलो, अब यहाँ पे देखो हमें ये बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया हुआ है, क्या दिया है, बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया हुआ है। इसको हमें कंडेंस में कन्वर्ट करना है और डैश में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला में कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार कार्बन। तो पहले मैं यहाँ पे चार कार्बन लिख लेता हूँ। सो दैट इज 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिया सर। उसके बाद दूसरे दूसरे और तीसरे कार्बन, देखो ये 1 हो गया, 2 3
4, दूसरे और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ये रहा मेरा दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऐड कर दिया, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड है। क्या, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो मैं कार्बन टू कार्बन क्या लगाऊंगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन क्या लगाऊंगा, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब चलो सबकी वैलेंसी पूरी करते। देखो इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगा दूंगा, 3। अब देखो इस कार्बन के पास में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा तो 4। इस कार्बन पे देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और लगा दूंगा तो 4। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3 और मुझे लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, 3 और, ठीक है। 3 और लगा दिया तो कितना हो गया, ये 4। ये तो हो गया आपका डैश स्ट्रक्चर्स। अब मुझे कंडेंस मतलब इसको छोटा करके लिखना है, तो कैसे छोटा करके लिखूंगा, ध्यान से देखना। कैसे छोटा करके लिखूंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे CS3 लिख दूं। क्या लिख दूं यहाँ पे, CS3 लिख दो सर। उसके बाद देखो CH दोनों सेम है कार्बन एटम, CH कुछ अलग है क्या है, उसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2, ऐसा है क्या, नहीं। तो देखो CH कितने बार है हमारे पास सर, CH हमारे पास 2 बार है, तो 2 लिख दो। और उसके बाद क्या है हमारे पास, CH3 था यहाँ पे, सॉरी CH3 है। उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे, CH3। हो गया ना कंडेंस फॉर्मूला, सबसे इजी तो मुझे यही लगता है। तो ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है सबको। तो CH हमारा 2 टाइम था और क्या हो गया, CH3। चलो अब देखो ये है CHO ग्रुप। हालांकि अभी तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ाया है, पर आपको पता होना चाहिए कि CHO कैसे दिखता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो जो CHO ग्रुप होता है ना, CHO, ये बिल्कुल इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O H। ये एल्डिहाइड्स होता है, आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आप इतना यहाँ पे देख लो। चलो तो पहले मुझे इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है इसका, सॉरी डैश फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है, डैश फॉर्मूला। तो पहले मैं इसका आपको डैश फॉर्मूला बना के दिखा दूं। देखो CH3 है पहले, यस सर CH3 है, तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, CH3 बना दिया। उसके बाद CH2 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया मेरा CH2, 2 टाइम लिख दिया, यस लिख दिया। उसके बाद क्या है CHO, CHO मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड्स, तो ये मेरा क्या हो गया, CHO एल्डिहाइड। चलो अब ये हो गया मेरा डैश स्ट्रक्चर, और डैश स्ट्रक्चर से मैं बनाऊंगा अभी, क्या बनाऊंगा, यस डैश स्ट्रक्चर से मैं बॉन्ड लाइन या जिगजैग फॉर्मूला। कितने कार्बन है बताओ, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ो, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। आपको फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देना है, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के बाद CHO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप और डैश लगा हुआ है, तो पहले डैश का डैश लगा दो, और उसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप है इसको यहाँ पे क्या कर दो, लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डैश स्ट्रक्चर्स। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला तो और इजी है, कैसे इजी है, देखो यहाँ पे CH3 CH2, पहले इसको हम लोग डैश स्ट्रक्चर बना। CH3 कैसे लिखोगे बताओ, देखो कार्बन, और कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3, 1 2 3। उसके बाद क्या है CH2, 2 हाइड्रोजन, 1 2। उसके बाद क्या है CH, उसके बाद क्या है CH, उसके बाद क्या है CH, CH लिख दिया, CH लिख दिया। और CH के बाद क्या है, CH3 ब्रैकेट में, देखो CH के बाद CH3 ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है कि CH की जो वैलेंसी देखो, एक 2 ही हो रही है, 2 ही हो रही है, और तीसरा वैलेंसी ये है जो आपका CH3 है, तो ये इसी पे आएगा CH3, और इस CH से कनेक्ट है आपका क्या, OH। अब इसकी वैलेंसी टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई टोटल, 4 हो गई। आपको समझ में आ रहा है। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए रहेंगे कि सर CH है उसके बाद CH3, तो आप इसके बाजू में लिखो, नहीं, आप चाहे इसके बाजू में लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात एक ही होने वाला है। लेकिन मुझे लास्ट में इस फंक्शनल ग्रुप को इस कार्बन से कनेक्ट करके रखना है, ताकि उसकी वैलेंसी कितनी हो जाए, 4। देखो 1 2 3, और ये जो CH3 इसी से कनेक्ट था, ये मिलकर कितना हो गया, 4। तो मैंने इसलिए इसको नीचे लिखा, आप ऊपर भी लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कितने कार्बन है। पहले 1 2 3 कार्बन है, यस 3 कार्बन का पहले जिगजैग बना दो, 1 2 3, 3 कार्बन का बना दिया सर। उसके बाद तीसरे कार्बन के बाद क्या है, डैश OH, यस चलो डैश OH भी लिख दिया सर। उसके बाद क्या है, जो तीसरा वाला कार्बन है उससे एक और कार्बन कनेक्ट है, तो अगर उससे एक कार्बन कनेक्ट हो तो आपको बस एक छोटी सी प्यारी सी लाइन यहाँ पे क्या करनी है, खींच देनी है, ठीक है। वो टर्मिनल कार्बन एटम कहलाता है। चलो अब इसका हम लोग करते पहले कंडेंस फॉर्मूला। ये साइनाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड एन क्या होता है, साइनाइड। तो पहले क्या आपका बीच में कार्बन, ठीक है, कार्बन के पास में क्या है, H है और OH है, ठीक है। और उसी कार्बन के साथ में क्या कनेक्ट है, C ट्रिपल बॉन्ड N कनेक्टेड है, और इधर भी क्या कनेक्टेड है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। बस आपको ऐसे करके लिख देना था। अब मुझे इसका क्या बनाना है, जिगजैग स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो क्या यहाँ पे एक कार्बन है, पहले देखने जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली टोटल 3 कार्बन है, पर हम लोग पहले एक कार्बन लेते हैं, ठीक है। एक कार्बन ले लिया यहाँ पे, 1 2
ठीक है, अब इस कार्बन पे बच्चा, इस कार्बन पे आपका क्या है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जो आपको नहीं दिखाना है, लेकिन एक OH है। इस कार्बन पे क्या है आपका, एक OH है। और ये कार्बन आपका कनेक्ट किससे, ये कार्बन आपका कनेक्ट है कार्बन के थ्रू। देखो, ये कार्बन किसके साथ कनेक्ट है, एक कार्बन के थ्रू। यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन से क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड N है। और इस कार्बन से आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N। क्लियर है सबको? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो, ध्यान से देखो, देखो बीच का क्या है, कार्बन है, यस एक कार्बन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है, OH है। और इस कार्बन के बाद क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। और इस कार्बन पे के पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बच्चा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या हो गया आपका, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी लेके आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है ड्रॉइंग द मॉलिक्यूलर्स इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब देखो कार्बन का देखो 2 डायमेंशनल तो आप अभी बना रहे हो, कैसे बोलोगे सर 2 डायमेंशनल क्या होता है? तो देखो आपने जो ये बनाया ना, ऐसे करके कुछ ऐसे करके बनाया ना, तो ये आपका 2 डायमेंशनल है। आप बस इसको सामने से देख पा रहे, आप इसको पीछे से देख पा रहे हो क्या? नहीं सर, पीछे से नहीं देख पा रहे। तो हुआ ना ये 2 डायमेंशनल। चलो हम बनाएंगे अब 3 डायमेंशनल की मॉलिक्यूल। 3 डायमेंशनल्स में भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यस चलो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेज फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, कार्बन का वेज फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो कार्बन के वेज फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा, अदरवाइज तुम मिस कर जाओगे। देखो, एक कार्बन है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो दो जो इसकी वैलेंसी होती है, दो, वो एट द प्लेन ऑफ द पेपर या मेरे बोर्ड पे है। और ये जो डैश में दिखा रहा हूँ, डैश डैश, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये कार्बन के बिल्कुल पीछे है, मतलब बोर्ड के पीछे। और ये वाला अगर मैंने ऐसा किया, सॉलिड वेज, ठीक है, अगर मैंने कुछ ऐसा किया, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन के बिल्कुल सामने है। देखो ऐसे, कार्बन के बिल्कुल सामने। तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंटेशन देना होता है। तो कार्बन, दो बॉन्ड एट द प्लेन ऑफ द पेपर रहेंगे तुम्हारे, और जो दो बॉन्ड रहेंगे, एक बैक साइड रहेगा और एक आपका कहाँ रहेगा, फ्रंट साइड रहेगा। कहाँ रहेगा एक आपका, यस फ्रंट साइड, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो कि दीज टू लाइन्स, these two lines, these two line present at the plane of paper, at the plane of paper, ठीक है। ये कहाँ रहेगा बताओ, ये above the paper, ठीक है। एंड दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलो दी पेपर, ठीक है, बिलो दी पेपर, ठीक है। मतलब ये तुम्हारे पेपर के पीछे या फिर ये कार्बन के पीछे जाएगा। अब इस बॉन्ड को बोलते क्या क्या है, ठीक है। चलो फटाफट मैं बता देता हूँ पहले पॉइंट्स में कि ये डैश वाला आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप ये डैश वाला देख रहे हो, ये वाला, ये इसको बोलते हैं सॉलिड डैश। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉलिड डैश। और जो दूसरा वाला आपने देखा, ये वाला, ये इसको बोलते हैं, इसको मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, सॉलिड वेज, ठीक है। तो जो सॉलिड डैश है वो बॉन्ड कहाँ प्रोजेक्टिंग कर रहा है, बिलो दी कार्बन एटम, मतलब कार्बन के पीछे। एंड जो सॉलिड वेज है वो कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बॉन्ड अबव द कार्बन एटम, बिल्कुल ऐसे रहता है, ठीक है। वो पूरा घूमता है मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड एंगल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस बॉन्ड के या फिर इस कार्बन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा कि सॉलिड वेज क्या होता है और सॉलिड डैश क्या होता है, ठीक है। दिस बॉन्ड रिप्रेजेंटिंग एट द पेपर, this going to above the paper and this going to below the paper, your paper, ठीक है। मेरा तो बोर्ड है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है? सबको समझ में आया कि बॉन्ड कार्बन को आप 3 डायमेंशन में कैसे दिखा सकते हो? यस, सब कुछ क्लियर है? ओके,
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइंग द मॉलिक्यूल्स इन थ्री डायमेंशन इज नथिंग बट व्हाट वेज देख लिया तो हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है। ध्यान से देखना बच्चा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है। फिश खाते हो, फिश का कांटा जैसा होता है ना, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, यस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। मैं अभी बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो देखो मैंने एक ऐसा कर मॉलिक्यूल्स बनाया, एक इस तरीके का क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स बनाया, ठीक है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आप इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को थ्री डायमेंशन में भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन करके देता हूँ, ठीक है। कैसे बना सकते हो देखना, यहाँ पे इसी मॉलिक्यूल्स को मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो क्रॉस जहाँ पे हो ये आपका कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। अब देखो जो आपके ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड है, बिल्कुल आपको डैश से इसको रिप्रेजेंटेशन देना है। किससे रिप्रेजेंटेशन देना है, डैश से, ठीक है। और जो आपके इधर और लेफ्ट और राइट साइड वाले जो आपके बॉन्ड दिख रहे हैं उसको बिल्कुल सॉलिड वेज से रिप्रेजेंटेशन देना है। किससे रिप्रेजेंटेशन देना है बच्चा, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। इसको भर लेना। सो दैट इज योर थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को ऐसे थ्री डायमेंशन में भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। आप बोलोगे सर थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रक्चर हमें बताओ ना करके, तो देखो मैं तुम्हें दो कार्बन का भी यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जाम में बनाने के लिए आ गए, COOH, आयोडीन, CS3OH, BrCl। तो देखो आप इसको कैसे बनाओगे, अब थ्री डायमेंशनल में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कैसे बनाओगे, ये तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ही है, बट आप थ्री डायमेंशनल में कैसे बनाओगे। तो देखो ये बीच के आपके दो कार्बन है, तो पहले आप दो कार्बन यहाँ पे ड्रॉ कर लो, यस दो कार्बन आपने ड्रॉ कर लिया, और इनके बीच में क्या है, बॉन्ड, तो बॉन्ड ड्रॉ कर लो। मैंने आपको क्या सिखाया था, ऊपर और नीचे वाले जो बॉन्ड रहेंगे वो डैश में जाएंगे, डैश सॉलिड डैश, ठीक है। ऊपर क्या है, COOH, ठीक है सर COOH लिख दिया। नीचे क्या है, आयोडीन, आयोडीन लिख दो। और जो आजू बाजू वाले लेफ्ट और राइट वाले जो बॉन्ड है वो कहाँ जाते हैं, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है बच्चा, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। क्या इधर Br, इधर क्या है CS3, इधर क्या है Cl, Cl था सॉरी, Cl, और यहाँ पे क्या है OH, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। आई थिंक अब आप इसको भर सकते हो, मुझे तो भरने की अब जरूरत नहीं है, वैसे तो थोड़ा सा भर देता हूँ मैं, अगर आपने गलत कर दिया तो आपको बच्चों कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस यार, बताओ ना। मतलब आपका कमेंट्स आएगा तभी मुझे पता चलेगा, अदरवाइज टीचर एक ना बहुत डीमोटिवेट हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक बच्चों को हर एक डेटा क्लियर कर सकूँ, जो भी बच्चे 11th में भी नए हैं उनको नहीं पता चलता है। तो मेरा एम है, मेरे जैसे टीचरों का एम होता है कि हर एक बच्चों को छोटी छोटी डाउट क्लियर करा के दे सकूँ, ठीक है, ताकि वो बच्चा ना घबराहट ना हो। सो अदरवाइज उसको प्रॉब्लम होने लगता है, यार मैं पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ आता नहीं, क्योंकि 11th में बच्चा पहली बार आता है, और पहली बार आता है और 10th का सिलेबस छोटा, 11th का सिलेबस पहाड़ जैसा, वो उसी में कंफ्यूज होकर रह जाता। तो मेरा एम है कि बच्चों को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट नॉलेज देना, और इतने अच्छे से नॉलेज देना कि यार उसको डाउट ना हो, ठीक है। आप मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सचिन सर किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखा, आई थिंक आपको अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कभी डाउट नहीं रहेगा। रहेगा क्या डाउट, नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो पहले याद रखो बच्चा, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिकली आपका एक स्पोकन व्हील जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, एक स्पोकन व्हील जैसा स्ट्रक्चर्स होता है। आपने देखा ये आपके जो साइकिल्स, बाईसाइकिल्स वगैरह होते हैं या फिर जो मोटरसाइकिल्स होते हैं उसमें ये लगा होता है। तो बस जो न्यूमन से ना इसी चीज को देख के ना कार्बन को बताया था कि आप कार्बन को इस तरीके से, इस वे से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप दो पार्ट देख रहोगे, एक बीच में है और एक बाहर का पार्ट है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, पहले आप यहाँ पे देखो। अब देखो न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो कैसे बनाया गया था, ध्यान से देखना न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाया गया था। न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए स्टार्टिंग कार्बन होता है 2 कार्बन से, जैसे आपने लिया इथेन CH3 तो देखो आप, अगर मैं इस कार्बन को इधर से देखूं तो मैं कहां से देखूंगा, यहां से देखूंगा, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन को यहां से देखूंगा तो जो आपको पहला कार्बन दिखेगा, जो आपको पहला कार्बन दिखेगा फ्रंट कार्बन, उसको आप हमेशा डॉट से रिप्रेजेंटेशन दोगे। किससे रिप्रेजेंटेशन दोगे बच्चा, डॉट से, क्लियर है। और जो आपको दूसरा कार्बन दिखेगा, जो आपको कौन सा कार्बन दिखेगा बच्चा, दूसरा कार्बन दिखेगा, आप उसको सर्कल से रिप्रेजेंटेशन दोगे। किससे रिप्रेजेंटेशन दोगे,
सर्कल से रिप्रेजेंटेशन दोगे। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? यस, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो, जो पहला कार्बन था उसके पास में कितने हाइड्रोजन थे सर? 3 हाइड्रोजन थे। तो दिखा दो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन दिखा दिया सर। और जो दूसरा वाला कार्बन था उसके पास कितना हाइड्रोजन? क्योंकि दूसरा वाला कार्बन आपका रेयर कार्बन होता है और ये आपका क्या होता है? फ्रंट कार्बन। तो दूसरे वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है जो कि आपके सर्कल पे जाएंगे, 1 2 3। 1 2 क्या हो जाएगा? 3। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कैसा दिख रहा है आपको? स्पोकन व्हील जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ठीक है, तो यही तो न्यूमन्स ने बताया था, और कुछ थोड़ी ना बताया, बस इतना ही बताया न्यूमन्स ने, बस इतना ही बताया है। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, पॉइंट वाइज लिख के भी दे देता हूँ आपको। जैसे कि आपका जो पहला पॉइंट है, जो आपका फर्स्ट कार्बन है, जहां से आपने देखा फर्स्ट कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन को, या फिर फ्रंट कार्बन में बोल सकता हूं, जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन is represented by डॉट। ठीक है, एंड जो आपका सेकेंड कार्बन है, मतलब रेयर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ठीक है, जो आपका रेयर कार्बन है, मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट किया? यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट किया। अब आपके बुक में एक और स्ट्रक्चर्स दिया है यहाँ पे कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर आप इस सर्कल को घुमाते हो, अगर इसको आपने घुमाया तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो हाइड्रोजन है, जहां पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये बिल्कुल इसके पीछे चले जाएगा, पैरेलल में चलेगा। मैं बना के दिखाऊं? बना के दिखाऊं, देखो, ये रहा डॉट। ठीक है, कौन सा कलर है यार? हाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले तो आपका सर्कल वाला हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख दूं, अरे डॉट वाला हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने सर्कल को घुमाया, सर्कल को मैंने घुमाया, तो घुमाया तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल कहाँ चले जाएगा? इसके पीछे। ये हाइड्रोजन कहाँ चले जाएगा? इसके पीछे। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चले जाएगा? ये वाला इसके पीछे। ठीक है, तो ये होता है इक्लिप्स्ड, मतलब बिल्कुल एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है, और ये होता है आपका स्टैगर्ड। आपके बुक में लिखा तो नहीं है, बस आप इतना सा समझ लीजिए। ठीक है, अभी 11th के लिए इतना इनफ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला सबको बनाने आ गया। तो आपको क्या क्या समझ में आया न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में? कि ये जो जो बीच वाले पहिए के जो बीच वाला हिस्सा रहता है वो आपका क्या होता है? फ्रंट कार्बन, और ये आपका क्या होता है? रेयर कार्बन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? इस तरीके के आप ये कर सकते हो। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सॉ हॉर्स और एड्रिनो और रेस्पेक्टिव फॉर्मूलास। ठीक है, सॉ हॉर्स, एड्रिनो और रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया था? तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए यूज की गई थी ज्योमेट्री की सेलेटिंग लाइन। ठीक है, सेलेटिंग लाइन के थ्रू ये फॉर्मूला क्या होता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम पहले क्या यूज करते हैं? सेलेटिंग लाइन। ठीक है, सेलेटिंग लाइन। अब ये सेलेटिंग लाइन क्या होती है? तो रुको मैं बनाता हूँ, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। देखो, ये होती है बिल्कुल आपकी सेलेटिंग लाइन। अगर मान लो, अगर मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया कि आप ना एक काम करो, CH3, दो, ये भी 2 कार्बन से ही चालू होता है, 2 कार्बन से ये बनाना चालू होता है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो मुझे CH3 और CH3 का ना 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है। तो कभी भी आप यहाँ से देखोगे, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, मतलब फ्रंट कार्बन, रेयर फ्रंट कार्बन, और दिस इज सेकंड, मतलब रेयर कार्बन। ठीक है, तो हमेशा जो फ्रंट कार्बन रहेगा, आप इसको बिल्कुल नीचे वाले एंड पे ड्रॉ करोगे, और जो आपका सेकंड कार्बन, जो आप नहीं देख सकते, बिल्कुल उसके पैरेलल में होता है, उसको आप दूसरे वाले पे क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, और ये हो गया आपका रेयर कार्बन। ठीक है, अब इसके पास देखो, 100 हॉर्स प्रोडक्शन फॉर्मूले बनाने का एक मैं तरीका बता रहा हूं, उसी को आप याद रखना। एक जगह आपको बनाना है सीधा वाई, और एक जगह आपको बनाना है उल्टा वाई। क्या ये उल्टा वाई है? क्या ये सीधा वाई? यस सर। तो पहले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। दूसरे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन सर? 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। यस सर, आपने तो बहुत ही अच्छे से बता दिया। अगर मान लो एग्जाम्पल में आपको 3 कार्बन के साथ में आ जाता है, 1 2 और 3 कार्बन के पास साथ में आ जाता है, और बोलता है भाई इसका ना 100 हॉर्स प्रोडक्शन फॉर्मूला बनाओ 1 मार्क्स के लिए। यस, डरने की जरूरत नहीं बच्चा, मैं हूं यहाँ पे, मैं करा के दूंगा, बस आपका साथ मेरे पास होना चाहिए।
एक सेलेटिंग लाइन ड्रॉ किया, यस ड्रॉ किया। अब क्या करना है सर, सीधा वाई बनाना है और उल्टा वाई बनाना है, यस बना दो सीधा वाई, और ये मैंने बनाया उल्टा वाई। अब देखो, आपने यहां से कार्बन को देखा तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है, यस सर 3 हाइड्रोजन है। उसके बाद इसके पैरेलल में बिल्कुल कौन सा हाइड्रोजन है, दूसरा वाला रेयर हाइड्रोजन। इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक CH3, तो मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बना दूंगा, यस। और एक यहाँ पे क्या बना दूंगा, CH3। समझिए बात को, इस कार्बन के पास में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और तीसरा बॉन्ड क्या है, एक CH3 लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन और क्या लगा दिया मैं, CH3। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इस मॉलिक्यूल्स को देखा तो तुझे देखा तो ऐसा लगा, ठीक है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये भी मैं गा सकता था, पर यो मुझे गाना थोड़ा ज्यादा पसंद है। ठीक है, चलो, तो सेलेटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, सीधा वाई उल्टा वाई ड्रॉ करना है, और आपको मिल जाएगा 100 हॉर्स एंड्रियॉन्स और रेस्पेक्टिव फॉर्मूलेस। ठीक है, जो कि हर एक मॉलिक्यूल्स के पॉसिबल से आप हर एक मॉलिक्यूल्स के ऐसे फॉर्मूलेस क्या कर सकते हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो आपको ये भी चीजें मैंने बता दी कि आपको फिशर कैसे बनाना है, वेज कैसे बनाना है, सी हॉर्स कैसे बनाना है, ठीक है, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो सारी चीजें आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं, आई है कि नहीं आई, बताओ बच्चा, एक बार सब लोग बोलो आई है कि नहीं आई है। आई हो तो होंगी होंगी, ठीक है। तो बच्चा देखो, मैं एक टीचर हूं और मेरा मेन मोटो या फिर मेरा एक ही काम है कि मैं अपने बच्चों को उस सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें इतना उसको निपुण बना दूं कि उसको कोई ना हरा सके। ठीक है, मैं लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करता हूँ, बहुत सारी एक्टिविटी करता हूँ। अगर आपको ये वीडियोस बच्चा अच्छा लगा हो जो मैं आपको पढ़ाया हूँ चैप्टर नंबर 14, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। इसके बहुत सारे पार्ट या फिर 2 से 3 4 पार्ट आते जाएंगे, आप उसको देखते रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। इस पर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है। आप 11th के हो चाहे 12th के हो चाहे 10th के हो, पूरा देख सकते हो। जरूर बताना यार ये वीडियोस कैसे लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।